Hello students, myself K. Mehta, civil engineer, DVC, done my master degree from IIT Durgapur. Have experience of 13 years in the field of construction and maintenance of power plant. Students, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है some basics about how to design RCC steer. हम लोगों ने बेसिक कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखा है, ट्रेड क्या होते हैं, राइज क्या होते हैं, हमारे गोइंग, नोजिंग, फ्लाइट, लैंडिंग, जितने भी टर्म्स हैं हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है. जितने हमें एक RCC डिज़ाइन करने के लिए जो जो टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है उन सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. और हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखी है वो देखी है कि स्टेयर का बिहेवियर के बारे में. तो मुझे पता है कि जो एक स्टेयर होता है वो बिहेव करता है एज अ स्लैब. हमें सबको पता है कि जब भी मुझे स्टेयर की डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन एज अ स्लैब, जस्ट लाइक जिस तरह हम लोग स्लैब डिज़ाइन करते हैं उसी तरह हम लोग इसका भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे. और हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि अफेक्टिव लेंथ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि क्या स्टेयर हमारी हॉरिजॉन्टली स्पैन कर रही है और क्या स्टेयर हमारी लॉन्गिट्यूडनली स्पैन कर रही है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट्स. स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली, स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, इन चीज़ों के बारे में. डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें पता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा क्या होगा, हम लोगों ने देखा है. आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि स्टेयर का डिज़ाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई आखिर कितना लोड आ रहा है स्टेयर पे, उसी का बेसिस पे हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी. तो एक हम लोग देखेंगे कि लोड का कैलकुलेशन कैसा होता है, और दूसरा इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स टू डिज़ाइन अ डॉग लेग्ड स्टेयर. एक अगर डॉग लेग्ड स्टेयर का हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेगी. तो लेट अस स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डेड लोड्स ऑफ द स्टेयर. सो नाउ जस्ट गिव हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड्स. Calculation of dead loads. तो let us draw a diagram, just a simple diagram. मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. क्या डायग्राम होगा? This is a waste slab and you can say जस्ट मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ स्टेयर की. सपोज दिस इज माई, यू कैन से लैंडिंग हेयर एंड दिस इज अ, यू कैन से दिस इज माई लैंडिंग और दिस टॉप. यू कैन से हैव टू इरेज दिस सो दैट आई कैन गेट अ क्लियर पिक्चर. और मुझे देखना है कि इस स्टेयर पे कितनी डेड लोड होगी. डेड लोड के लिए अगर मैं देखूँ सिंपल स्टेयर तो मेरे पास इट कंसिस्ट ऑफ अ वेस्ट स्लैब. दिस पोर्शन इज कॉल्ड द वेस्ट स्लैब एंड दिस इज द स्टेप. यू कैन से एंड स्टेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ट्रेड एंड राइज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. ये तो पता ही है मुझे. तो अब मैं देखता हूँ कि ये जो चीज़ है, दिस इज अ वेस्ट स्लैब. व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेस्ट स्लैब. यू कैन सी दिस इज अ वेस्ट स्लैब. वेस्ट स्लैब and this portion is called landing. We know that this is landing and this is also landing. You can say this is landing. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जब वेट आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द डेड वेट ऑफ द स्टेप्स. डेड वेट ऑफ द स्टेप्स एंड डेड वेट ऑफ द वेस्ट स्लैब. ये स्लैब पे ही ये हमारी स्टेप्स टिकी होती है. तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट डेड वेट ऑफ द स्टेप्स. तो फर्स्ट वन इज डेड वेट ऑफ स्टेप्स. क्या होती है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो स्टेप्स वी नो दैट स्टेप्स, व्हाट इज स्टेप? दिस इज T and this is R my, and if this is T and this is R, I can say this is my, this length is
टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. This length from here to here, this is my, just by Pythagoras theorem, t square plus r square. And let us consider d is the thickness of the waste slab. This is the capital D. Capital D is the thickness of the waste slab. जो thickness हमारी waste slab की होगी, जनरली वही thickness हमारी लैंडिंग की भी होगी और इस लैंडिंग की भी होगी. तो सबसे पहले हम लोग डेड वेट ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं कि स्टेप की क्या डेड वेट होगी, और अगर डेड वेट ऑफ हम लोग वेस्ट स्लैब कर लेते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टोटल डेड वेट. तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिस इज जस्ट लाइक अ, यू कैन से ट्रायंगल. सो डेड वेट ऑफ स्टेप्स, वेट ऑफ वन स्टेप पर मीटर विड्थ इज इक्वल्स टू area into 1 meter width into density of concrete. So what will get is area में, this is the area of triangle. So half, this is base is t, height is r into 1 meter into density of concrete. We know that 25 kilonewton per meter cube. This is a fixed data. This is fixed, 25 kilonewton per meter cube. So this is the weight of one step per meter width. एक स्टेप का 1 मीटर विड्थ में ये हमारी वेट होगी. अब मुझे निकालना पड़ेगा वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ. वेरी इंपॉर्टेंट, horizontal length. Weight of steps per meter horizontal length. ये क्या होगा? This will be equals to 1/2 into t into r into 1 into 25 divided by t. How this we are getting? टी मीटर अगर ट्रेड होगा हमारा, दिस इज अ ट्रेड, उसके लिए हमारा क्या वेट हो रहा है? व्हाट इज माय वेट फॉर टी मीटर? इट इज माय 25 tr by 2, 25 rt by 2. फॉर 1 मीटर के लिए क्या हो जाएगा? 25 rt 2 divided by t. दैट इज वाई आई एम डिवाइडिंग विथ t. ट्रेड से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यही बच्चों को समझ में नहीं आती है कि आखिर ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं. बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट टू फाइंड द वेट अलॉन्ग दिस लेंथ. तो मैं आपको आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल. सो दिस इज माई मॉडल. यू नो दैट दिस इज माई मॉडल. So this is just like this is my steps, this all rate, this is my trade and this is my rise, trade, rise, trade, rise. ये हमारी waste slab हो गई. This is waste slab and D is the thickness. I have written here D is the thickness and this is my waste slab. Same landing here, thickness is same. This is the landing here. अब मुझे क्या करनी, इस सीढ़ी में अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास इसकी डेड वेट जो होती है वो दो है. एक डेड वेट है वेस्ट स्लैब की और दूसरी क्या है? डेड वेट ऑफ द आपकी स्टेप्स की. मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ डेड वेट ऑफ द स्टेप्स. तो पहला मैं क्या किया कि वेट ऑफ वन स्टेप पर मीटर विड्थ. तो वेट ऑफ वन स्टेप, इस वन स्टेप का पर मीटर विड्थ अलॉन्ग दिस लेंथ आई हैव फाउंड अलॉन्ग दिस लेंथ 1 मीटर के लिए निकाला. पहले एरिया में ले लिया मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर. दिस इज द एक्सप्रेशन. उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ कि वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर इन वन हॉरिजॉन्टल लेंथ. वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ. तो वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ, इस अलॉन्ग में कितनी वेट होगी स्टेप्स की. तो अगर मैं 1 मीटर इधर कंसिडर करूं तो वेट ज़्यादा होगी. इसी वजह से मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ कि टी अगर हमारी ट्रेड है, टी ट्रेड के लिए हमारा 25 RT/2 का वेट होता है. इस टी के लिए 25 RT/2. लेकिन अगर मुझे 1 मीटर टी के लिए चाहिए, अगर 1 मीटर,
तो 1 मीटर के लिए हमें क्या होगा, हमारी वेट बढ़ेगी, बिकॉज सपोज दिस इज माई 0.3 मीटर, तो इफ यू डिवाइड बाई 0.3 सो यू विल गेट अ हायर वैल्यू। इसी वजह से मैं कंसर्न हूँ कि हमारी वेट इस लेंथ के अलाउंग कितनी है स्टेप की, इसे मुझे फाइंड करना है। इसीलिए मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ टू फाइंड द लेंथ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मुझे वेट चाहिए, इसीलिए मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसी तरह से डेड वेट ऑफ द स्टेप्स निकालने हैं। तो डेड वेट ऑफ द स्टेप्स करने के लिए क्या होगा, हमारे पास क्या है, दिस इज द लेंथ multiplied by d, just I am writing here, you just note down this one. So this is my weight of steps, you can say this is my W1, just give a nomenclature W1. Now dead weight of waste slab, what can I write? Second is सेकेंड हमारी क्या है, दिस इज माई सेकेंड, डेड वेट ऑफ वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब जिसपे हमारी पूरी सिस्टम सपोर्टेड है उसे मैं वेस्ट स्लैब बोल रहा हूँ। और वेस्ट स्लैब निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ वेस्ट स्लैब पर मीटर विड्थ, वेट ऑफ वेस्ट स्लैब पर मीटर विड्थ क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज माई आर स्क्वायर, दिस इज you can say r square into r square plus t square, you can write this length multiplied by this length into d into 1 unit, 1 meter is the width, 1 meter is the width along this direction into density of 25 kilonewton per meter cube. This is the density of concrete, you know that. This is 1 meter width, you can write here, this is my width, this is my density of concrete. D is the total thickness of west slab, this is the D is the total thickness of west slab. What is D here? D is the total thickness of west slab. और मुझे पता है T हमारी ट्रेड है, just write down, you can say T is my trade and R is your riser, so you may not get confused. So this is my weight of west slab per meter width. Now I want to find per meter horizontal length, weight of west slab per meter horizontal length, इसे निकालने के लिए सिमिलरली सेम टाइप का मुझे t से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी इंटू 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई टी, just because we know that for t meter trade my length is, you can say r square plus t square or t square plus r square, the same thing. And for 1 meter, अगर 1 मीटर के लिए, अगर 1 मीटर ट्रेड के लिए हमारा कितना हो जाएगा, सेम r square plus t square divided by this by t here. That is why I am dividing with t. ट्रेड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ so that कि मुझे इस डायरेक्शन में कितनी वेट है वो मिल जाए, क्योंकि हमारी सपोर्ट यहाँ पर है, हमारी सपोर्ट यहाँ पर है. दिस इज माई effective length in this direction and my main reinforcement will be provided in this direction. That is why I am finding the weight in this direction. मुझे वेट चाहिए हॉरिजॉन्टल में. एक जो मैं यहाँ से मॉडल दिखाया वेस्ट स्लैब की, वेस्ट स्लैब की थिकनेस हमारी ये है. मैं पहले क्या कर रहा हूँ, this r square plus t square, this is the r square plus t square, this you can say horizontal length hypotenuse multiplied with this d, this is the d here, into 1. What is 1 here? This is the 1 in this direction.
one in this direction, but I am interested to find the weight in this direction. मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में कितनी वेट है, तो मैं क्या करूँगा, t से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। चलो, तो सपोज हमने देख लिया कि दिस इज W2, सो टोटल लोड कितना हो जाएगा हमारा, व्हाट विल बी द टोटल लोड, टोटल डेड वेट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। मुझे पता चल गया कि टोटल जो डेड वेट है, डेड वेट मीन्स सेल्फ वेट स्लैब की प्लस स्टेप की, वो W1 जो मैं निकाल चुका हूँ और W2 जो मैं अभी निकाला, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे डेड लोड मिल जाएगा। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि डेड लोड के अलावे हमारे स्टेयर पे क्या आएगा, एक लाइव लोड आएगा। ये क्या आएगा, लाइव लोड आएगा। तो समटाइम्स you have to calculate this weight of landing also. So what will be the weight of landing? If you want to calculate the weight of landing, अच्छा let us, we will calculate later on. तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो लाइव लोड आएगी, क्योंकि जब इस पर कोई चढ़ेंगे, दिस इज माई लाइव लोड, सपोज समवन इज क्लाइंबिंग और सम पर्सन इज क्लाइंबिंग। इसका मतलब क्या है, ये ट्रेड पे खड़ा है, सम पर्सन इज क्लाइंबिंग, दिस इज माई लाइव लोड। लाइव लोड, लाइव लोड क्या होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, आपको आज है कल नहीं है, इस इंस्टेंट पे है थोड़ी देर के बाद नहीं है, वो हमारी लाइव लोड है। मूवेबल डेड क्या है, दिस इज माई फिक्स्ड, जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। और मुझे लाइव लोड के लिए IS 875 ने फिक्स कर दिए कि अगर आपके बिल्डिंग लाइबल टू बी क्राउडेड होगी, मे बी सपोज इट इज़ अ पब्लिक बिल्डिंग, तो आपको जो पकड़ना है वेट वो लेना है 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इफ योर बिल्डिंग इज नॉट लाइबल टू बी क्राउडेड, सपोज इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो आपको लेनी है 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डेटा आपको फीड कर लेनी है, तभी आप डिजाइन कर पाओगे। तो क्या करना है मुझे, अब मैं लाइव लोड निकालता हूँ। तो लाइव लोड के लिए किसी तरह का मुझे माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ब्रेन नहीं लगाना यहाँ पर। एज पर IS 875, दिस इज फॉर द लोड्स। लाइव लोड क्या होगा, फॉर बिल्डिंग liable to be crowded equals to 5 kilonewton per meter square, and for building not liable to be crowded is equals to 3 किलोमीटर पर मीटर। कहने का मतलब है कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग कर रहे हो, आप नॉर्मली ये लोड को पकड़ोगे। 3 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि 300 kg पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड उस स्टेयर पर चढ़ सकते हैं। और अगर क्राउडेड जगह है, सपोज कोई हॉस्पिटल है, कोई आपकी सपोज इट्स अ होटल, सपोज इट्स यू कैन से कोर्ट बिल्डिंग, एनीथिंग इट मे बी योर पब्लिक बिल्डिंग, वहाँ पे आप जानते हो कि क्राउड तो होगी। तो क्राउड जब होगी, आपको लोड थोड़ा ज़्यादा पकड़ कर रखना है, नॉर्मली 500 kg पर मीटर स्क्वायर और 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको डेटा अपने दिमाग में फीड कर लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं स्टेयर रिलेटेड होते हैं। कोई एक सपोज फंक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग स्टेयर पे चढ़ गए हैं, देखो कि वो कोलैप्स कर जाती है स्टेयर। तो कभी आप ऐसा देखो एज अ सिविल इंजीनियर, कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कोई फंक्शन हो रही है, वहाँ बहुत सारे लोग चढ़ गए हैं अगर स्टेयर पे, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट करना है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मत चढ़ो, इतनी लोड लेकर के ये कैलकुलेट नहीं की गई है, इट मे कोलैप्स और इट मे फेल। सो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत सुना हूँ और कि कभी शादी हो रही है, किसी कुछ है, तो वहाँ पे इस तरह के फंक्शन में एक्सीडेंट होती है। तो आपको यहाँ तक
ये याद रख लोगे तो टोटल लोड, अब बात आती है कि टोटल लोड कितना होगा। सो टोटल लोड विल बी, टोटल लोड इज इक्वल्स टू डेड लोड प्लस लाइव लोड. This will be equals to your W1 plus W2, your dead load we have calculated, and this is your live load. जो आपको ये वैल्यू पुट करनी जैसी आपकी सिचुएशन रहेगी, अगर क्राउडेड रहेगी तो 5, अगर नॉट लेबल टू बी क्राउडेड तो आपको 3 पकड़नी है. अब दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ टू फाइंड द डेड लोड ऑफ द वेस्ट स्लैब एंड द स्टेप्स एंड द लाइव लोड विच इज गिवन इन द IS कोड. अब मैं बात करूंगा कि अगर ओपन निवेल एज पर IS कोड लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा. इफ इट इज़ अ ओपन निवेल स्टेयर तो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ये काफ़ी काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस करना चाहता हूँ. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एज पर IS कोड as per IS 456/2000. अगर आपकी जो स्टेयर टाइप है, सपोज दिस इज अ स्टेयर टाइप एंड दिस इज यू कैन से this is a open nivel, you can say open nivel, and suppose this is my here all steps here and this side just like this, and here is my steps, ऐसे करके हैं. तो IS कोड ने बता दिया है कि आपकी जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी for this direction, what will be the, for this direction this will be like this, and for this direction what will be the distribution. This is the baseline and here is my this is the, so you can say if you want to make इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अगर आपकी ये लोड W पर यूनिट लेंथ है, सपोज W पर यूनिट लेंथ, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, सो दिस विल बी W by 2. Suppose this is W, this is here, this is my W, so this will be W by 2, this intensity, and this intensity will be W by 2. For open nivel stair, you can write here clause 33 page 63. You can refer to this IS code. So for open level stair, the distribution of load is as shown in figure. जैसा ये फिगर में दिखाया गया है, ये आपको IS कोड बता दिया है कि भाई अगर आपकी इस तरह की यहाँ पर इस स्पैन के लिए भी और इस स्पैन के लिए यू हैव सम कॉमन स्पेस, यू कैन से लैंडिंग, एंड फॉर दिस स्पैन यू हैव सम कॉमन स्पेस. अगर इस तरह की अगर आप सीढ़ी बनाते हो, दिस टाइप ऑफ सीढ़ी इज कॉल्ड ओपन निवेल, इसको ओपन निवेल कहते हैं. ओपन निवेल में जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आपकी W होगी. अगर सपोज 10 टन का अगर यहाँ पे लोड लग रहा है, सपोज, या 5 टन का लोड लग रहा है, सपोज 5 टन का लोड लग रहा है, इंटेंसिटी 5 टन पर मीटर स्क्वायर, तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाफ हो जाएगी, 2.5 टन पर मीटर स्क्वायर
फॉर दिस लेंथ, सेम हाफ फॉर दिस लेंथ, सेम फॉर दिस लेंथ। सो ये आपकी IS कोड बता दी है, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये लोड कैलकुलेशन जब बेंडिंग मोमेंट हम लोग डायग्राम बनाएंगे उस समय ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात आती है कि जो वेस्ट स्लैब हम लोगों ने देखा है स्टेयर की, उसकी एक थंब रूल दी हुई है कि आप कैसे एक ट्रायल सेक्शन के लिए आप लेकर के डिज़ाइन करोगे। तो आपको एक बता दिया गया है कि इफेक्टिव स्पैन बाय 20 टू इफेक्टिव स्पैन बाय 25 you can take for deciding the trial section or trial thickness of a west slab. So write down thickness of west slab. This is thickness of west slab. West slab की जो thickness है, thickness of west slab means you know that this is your this is a stair and this is, you can say, my steps. तो this is the thickness, this is my D, you can say. तो इस D को कितना लोगे आप, ये आपके IS कोड बता दिए, और you can say not IS code but it is a thumb rule. It has came from experience of millions of years कि आपकी इसको D एक ट्राई लेने के लिए you can say D is taken L by 22 L by 25 where L is effective length or effective span, effective length of stair. जब आप डिज़ाइन करोगे कुछ आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये, कि इसकी थिकनेस को डिसाइड करने के लिए ये डिपेंड करेगा कितना लेंथ है आपकी। तो कितना लेंथ है, अगर इफेक्टिव स्पैन हम लोगों को तो निकालना है जब डिजाइन करोगे तो इफेक्टिव स्पैन अगर मुझे मिल जाए तो L/20 to L, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू आर अ डिजाइनर तो यू कैन चूज L/20, यू कैन चूज L/25 एंड यू कैन चूज इन बिटवीन L20 to L/25. So it is up to you. So you are independent and you are free to choose the value. So if you want to go in a safer side, so you can choose L/20. If you can take a little bit of risk, you can go for L/25 because अगर आप L/20 लोगे आपकी थिकनेस थोड़ी बड़ी होगी कंपेरेटिवली L/25 की। तो ये यहाँ पर थिकनेस डिसाइड करने के लिए एक आपको थंब रूल दे दिया गया है, आप इसको दिमाग में फिट कर लो। अब बात आती है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू डिज़ाइन अ डॉग लेग्ड स्टेयर। क्या क्या स्टेप्स हैं, तो चलो लिखेंगे स्टेप्स टू डिज़ाइन डॉग लेग्ड स्टेयर। Steps to design dog-legged stair. Steps to design dog-legged stair. क्या क्या? As per LSM, we are discussing about LSM methods. In the last lecture, on the previous topic also, we have discussed about LSM. So हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होगी। तो स्टेप मैं बता दूं कि डिज़ाइन जब भी आप स्टेयर का कर रहे हो तो आपको फाइंड क्या करना है। डिज़ाइन करने का मतलब आपको फाइंड करना है कि थिकनेस की जो आपकी वेस्ट स्लैब है उसकी थिकनेस निकालना इज़ माई फर्स्ट जॉब। सेकेंड जॉब इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रेड एंड राइज। आपकी जो ट्रायंगल है ट्रेड और राइज जिस पे आप चढ़ोगे स्टेप्स की, उसकी डायमेंशन निकालना। तीसरी चीज़ इज टू फाइंड द रिइंफोर्समेंट। अगर आप रिइंफोर्समेंट निकाल लेते हो, वेस्ट स्लैब की थिकनेस निकाल लेते हो, स्टेप्स का साइज निकाल लेते हो, इट मीन्स दैट यू हैव डन द डिज़ाइन। इट्स वेरी सिंपल। डिज़ाइन सुनने में तो लगता है थोड़ा टफ, लेकिन कुछ नहीं है। तो अब जब डिज़ाइन करोगे तो कुछ ना कुछ तो गिवन डेटा रहेगा। तो गिवन डेटा क्या रहेगा, क्या रहेगा फर्स्ट ये लिख लो कि गिवन डेटा क्या रहेगा। तो पहला डेटा रहेगा आपका साइज ऑफ रूम दिया रहेगा, साइज ऑफ रूम फर्स्ट।
दूसरा चीज़ क्या है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी रहेगी, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी रहेगी। थर्ड डेटा इज बिल्डिंग इज पब्लिक, बिल्डिंग इज पब्लिक और रेसिडेंशियल, ये दिया रहेगा। फोर्थ वन इज सपोर्ट कंडीशन, सपोर्ट कंडीशन दी रहेगी। एंड द फिफ्थ वन इज, और यू कैन से विड्थ ऑफ सपोर्ट इज आल्सो मे बी गिवन, विड्थ ऑफ सपोर्ट, विड्थ ऑफ सपोर्ट ये भी दिया रहेगा। और ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ये डेटा आपको सप्लाई किया जाएगा। कि सपोज किसी कोई भी एक बिल्डिंग बनाओगे, आपको कहीं ना कहीं एक साइज दी रहेगी कि उसी में आपको एकोमोडेट करनी है कि स्टेयर कैसा बनेगा, कितने फ्लाइट का होगा। तो आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट, जहाँ मैं खड़ा हूँ दिस इज वन, यू कैन से फ्लोर बॉटम, जहाँ फ्लोर है हमारी, और एक ऊपर की फ्लोर हो गई। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपकी दी रहेगी। और जनरली आपको याद रखना है कि डॉगलेग स्टेयर जो होते हैं हम लोग 2 फ्लाइट में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लेकर के जाएंगे, एक बार अगर स्टार्ट किया हमने लेकर के हम लोग स्लैब के ऊपर और छत के ऊपर चले गए, नहीं, हम लोगों को क्या करना है 2 फ्लाइट में। मुझे और जनरली आप देखे होंगे कॉलेजेस में या स्कूल्स में या घरों में, हम लोग 2 फ्लाइट में, एक लेकर के जाते हैं फिर वहाँ से दूसरा लेकर के जाते हैं दूसरे फ्लाइट में। इससे क्या होता है हमारी कंफर्टेबिलिटी बनी रहती है, आराम से कंफर्टेबली हम लोग चढ़ सकते हैं। और जो एंगल का कंडीशन है 25 डिग्री टू 40 डिग्री वो भी हमारी मेंटेन रहती है। तो ये डेटा आपकी दी रहेगी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा हमारा। सो व्हाट इज द स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1, डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग, डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग, डायमेंशन की प्रोपोर्शनिंग करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यू हैव बीन गिवन अ डायमेंशन ऑफ द रूम। आपको क्या क्या कर दिया गया, आपकी एक डायमेंशन दे दी गई है कि इस रूम में आपको एक स्टेयर को एकोमोडेट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिस इज सपोज एक है, सपोज दिस इज माई 3 मीटर एंड दिस इज माई 6 मीटर, दिस इज गिवन टू यू। तो सबसे पहले क्या है कि मुझे पता है कि हमारी जो स्टेयर होगी वो किस तरह की होगी। यहाँ हमारा लैंडिंग होगा, यहाँ हमारा लैंडिंग होगा, एक जस्ट रफ स्केच बना लेंगे। और यहाँ हमारा एक गैप होगा, स्मॉल गैप फॉर डॉग लेग। और हमारे जो स्टेप्स होंगे यहाँ पे होंगे 1 2 3 4, इस तरह के हमारे, ये हमारी लैंडिंग है, ये हमारी लैंडिंग है, हमारे स्टेप्स हैं। बीच में एक गैप रहेगा, वो गैप you can assume 200 millimeter, you can assume 300 millimeter. So first what you will do for proportioning, assume the open space width. पहले क्या करेंगे हम लोग, assume open space width। अगर ये open space की width मुझे मालूम चल जाए तो मैं ये width of the stair निकाल सकता हूँ। तो क्या है, find width of the stair। हमारी ये width of the stair निकल गई। अब जब width of the stair मुझे पता है कि width of the stair के बराबर ही width of the landing होता है। width of the landing is equal to width of stair। मुझे ये चीज पता है, हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज गिवन, सो
assume you will provide टू फ्लाइट्स, आप 2 फ्लाइट डालोगे, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, हाइट ऑफ फ्लाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ फ्लाइट्स। तो हाइट ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 1 फ्लाइट का हाइट, फ्लोर टू फ्लोर, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाई 2 कर दोगे। कहने का मतलब है कि अगर आपकी इस तरह की एक, सपोज मुझे इस छत पे चढ़ना है, दिस इज माई रूम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ हमारी लैंडिंग होगी, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा करके हमारा होगा, ऐसा करके। So this will be in proportion, so you can say that this will be, and this will go and join here, ऐसी है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, मैं इस तरह का सीढ़ी बनाने जा रहा हूँ, जस्ट अ रफ स्केच, ऐसा करके। अब कोई इस पे आराम से छत पे चढ़ सकता है और स्लैब पे जा सकता है। तो अभी क्या हुआ, माई फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज गिवन, दिस टू दिस हाइट इज गिवन। ये आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट, आपकी एक रूम है, ये यहाँ पे आपकी स्लैब है, छत, इसके ऊपर जाना है मुझे, ये आपकी फ्लोर है, यू कैन से हमारी जो बॉटम फ्लोर। अब मुझे इस पर चढ़कर लैंडिंग से होते हुए इस पर चढ़नी है। हमने क्या किया कि 2 फ्लाइट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो जो हमारी हाइट दी रहेगी, हाइट ऑफ फ्लाइट 1 फ्लाइट, दिस इज माई हाइट ऑफ 1 फ्लाइट एंड दिस इज माई हाइट ऑफ 1 फ्लाइट। सो हाइट ऑफ फ्लाइट फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाई 2 कर दें, ये टोटल जो हाइट हमारे पास है, सपोज दिस इज माई, यू कैन से दिस इज माई 3.5 मीटर, मे बी आई हैव जस्ट अज्यूम्ड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और हाइट ऑफ द रूम इज योर 3 मीटर, तो आराम से निकाल सकते हो। अब तो मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई राइजर कितने होंगे, ये दिस इज माई राइजर, दिस इज राइजर, दिस इज राइजर, दिस इज राइजर। तो नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ राइजर। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम हाइट ऑफ राइजर, अज्यूम हाइट ऑफ राइजर। जैसी आपकी बिल्डिंग रहेगी नॉर्मली 150 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर, यही हम लोग अज्यूम करते हैं। तो सपोज 150 मिलीमीटर, ये आपका अजम्पशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, वहाँ से मुझे लानी है, जो एक कंडीशन दे दिया ना कि ये रेंज आपकी होनी चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ राइजर अगर मेरे को मिल जाए एक हाइट, और मुझे इस हाइट तक पहुँचना है, तो क्या मुझे मिल सकता है, नंबर ऑफ राइजर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ राइजर, HEIGST, हाइट ऑफ राइजर। आपको नंबर ऑफ राइजर निकल गया कि भाई कितना नंबर ऑफ राइजर डालनी है। अब ट्रेड कितना होगा, तो राइजर से कम होगा, सो नंबर ऑफ ट्रेड विल भी कितना हो जाएगा, जस्ट आई एम इरेजिंग हियर, नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइजर -1। आपको पता है कि ट्रेड, दिस इज माई ट्रेड, यू नो दिस इज ट्रेड, दिस इज ट्रेड, दिस इज ट्रेड, दिस इज ट्रेड, दिस इज ट्रेड। तो आप देख सकते हो हमारी राइजर कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। माई राइजर इज 1 2 3 4 5 and here is 6. This is what you can say, this is my riser one, and my trade is 1 2 3 4 5. तो जो राइजर से
ट्रेड हमेशा एक कम होगा. सो जस्ट यू सब्ट्रैक्ट 1, यू विल गेट द नंबर ऑफ ट्रेड. नाउ फाइंड गोइंग लेंथ निकालना पड़ेगा. इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रेड into width of one trade. एक ट्रेड की विड्थ आपने एज्यूम करना पड़ेगा. जस्ट लाइक राजर का एज्यूम किया आपने 150. सपोज यू हैव एज्यूम दैट विड्थ ऑफ वन ट्रेड इज 150, यू कैन से 300 मिलीमीटर. नॉर्मली जस्ट हम लोग डबल रखते हैं 300 मिलीमीटर फॉर पब्लिक बिल्डिंग. तो हमें क्या मिल गया? आप फाइंड गोइंग लेंथ का मतलब दिस इज माई गोइंग लेंथ फ्रॉम हेयर to here is my going length. This is G. ये तो मुझे ये मिल गया. हमारे पास अब ये और ये चाहिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? width of landing is equals to available length. Suppose 6. Here is 6 is the available length here, minus my G. This is G divided by 2. If you do this, you will get the width of the landing. ये भी मिल जाएगी आपको. ये है width of the landing, ये भी मिल जाएगी. तो हम लोगों ने डायमेंशन प्रोपोर्शनल करने के लिए हम लोगों ने राइजर का एज्यूम कर लिया, ट्रेड एज्यूम कर लिया. उसके बेसिस पे हमारी विड्थ निकल गई. हमने ओपन इसकी क्या किया, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि मे बी इट इज 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. और एक एज्यूम किया कि मैं जो सीढ़ी बनाऊंगा वो 2 फ्लाइट में जाएगा. यहाँ से एक गया और दूसरा एक गया. दिस इज माई 1 फ्लाइट एंड दिस इज माई अनदर फ्लाइट. तो मैं ये भी एज्यूम किया कि 2 फ्लाइट में मुझे इस छत पे चढ़ना है. इतना सारा करते हुए मैं पहला, नाउ आई हैव डन द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग. ये हमारा काम हो गया. अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्टेयर. तो मैं लिखता हूं सेकंड स्टेप क्या है हमारा. व्हाट इज सेकंड स्टेप? व्हाट इज स्टेप 2? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. थोड़ा इसको मजे में समझ लो, हमेशा काम आएगा ये. तो नाउ स्टेप 2 इज फाइंड लेंथ निकालनी है आपको. लेंथ इट मीन्स इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्टेयर निकालनी है. तो मुझे पता है, सपोज माई लाइक दिस इज माई, यू कैन से, एंड दिस इज माई सपोर्ट हियर एंड दिस इज माई सपोर्ट एंड माई स्टेयर इज लाइक दिस. तो मुझे इफेक्टिव लेंथ कहने का मतलब है कि दिस टू दिस लेंथ मुझे चाहिए. सो दिस इफेक्टिव लेंथ में बी योर एल इफेक्टिव इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस हो सकता है आपका, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट. एंड मे बी आपने बहुत पढ़ा है कि एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव क्या हो सकता है आपकी, अगर सपोर्ट वैसी हो तो यू कैन ऐड जी प्लस एक्स प्लस वाई, जी प्लस 1 प्लस वाई, जी प्लस एक्स प्लस 1, जी प्लस 1 प्लस 1. आप इफेक्टिव लेंथ इसी तरीके से निकालते हैं. आपको मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में. आईएस कोड ने मुझे रिकमेंड किया है कि अगर आपकी सपोर्ट कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइप की होगी तो ये करो, किसी पर्टिकुलर टाइप की होगी तो ये करो. तो बाय दिस हेल्प ऑफ द आईएस कोड मैं क्या कर सकता हूँ, इफेक्टिव लेंथ निकाल सकता हूँ. यानी कि इफेक्टिव लेंथ करने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर मैं इस स्टेयर को कंसिडर करूँ तो. एंड फॉर दिस स्टेयर इट विल बी योर center to center distance of the support. This is my support and this is my support. So this is the step 2 is over now. Now the third step is decide the trial thickness of the base slab. What you will do? Step third. Step third क्या हमारा? Thickness of waste slab. क्या लेंगे? We know that L by 20 to L by 25. इसी थंब रूल से हमें क्या करना है, डिसाइड कर लेनी है कि थिकनेस ऑफ ट्रायल सेक्शन ऑफ वेस्ट स्लैब क्या होगा.
L is the effective length that I have written already. तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, स्टेप थर्ड में भी you can find very easily the thickness of the waist slab. जितनी आपकी लेंथ रहेगी, what will be your effective length, इसी पर डिपेंड करेगा. It may be your 200 mm, 300 mm, 400 mm, जैसा आपकी स्टेयर होगी आप निकाल सकते हो. Now the step 4. What is step 4? What is step 4? Can you tell me? No. Load calculation. What you will do? Step 4. You will do load calculation. Step 4. Load calculation. लोड कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, तो पता है आपको, डेड वेट ऑफ स्टेप क्या होता है हमारा, इज इक्वल्स टू हाफ आर टी इंटू 25/t. इसे निकालोगे आप. डेड वेट ऑफ वेस्ट स्लैब हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी इंटू 25/t. You can say this is my W1, this is my W2. तो टोटल डेड वेट क्या हो जाएगा, टोटल डेड लोड इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2. दिस इज टोटल डेड लोड. नाउ टोटल लाइव लोड क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड इज इक्वल्स टू डेड लोड प्लस लाइव लोड. LL means live load and DL means dead load. So your dead load is your W1 plus W2 plus live load, maybe your 5 kilonewton or maybe your 3 kilonewton. So this will be your live load. So you have to find the factored load here again. So what will be your factored load? तो मुझे पता है कि as per LSM theory you have to multiply the total load by 1.5 W1 plus W2 plus live load. This is the factored load including the dead load and the live load. आपकी लोड कैलकुलेशन हो गई. तो ये लोड कैलकुलेशन किस पोर्शन की है, लोड कैलकुलेशन है कि स्टेप्स की पोर्शन की है, स्टेप्स प्लस योर वेस्ट स्लैब. बट आपकी भी कुछ पोर्शन लैंडिंग है जहाँ पे आपकी स्टेप्स नहीं है, वहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे आप, हाउ विल यू कैलकुलेट देयर. सपोज ये आपकी वेस्ट स्लैब है, यहाँ हमारा इस तरह का ये just simple page. So weight of, how can you find the weight on landing, weight on landing क्या हो जाएगा, dead load of landing, DL means dead load is equals to D is the thickness, this is the suppose D, this is the D, or you can say this is D. This is D, thickness of the, D is the thickness of the landing, D into 1 meter width into 1 meter length into 25 is the density of concrete per meter. So by this way you can find the dead weight of the landing. सिर्फ thickness को आपको मल्टीप्लाई कर देनी है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से, यू विल गेट द डेड वेट. इसकी डेड वेट कितनी होगी. अब मुझे क्या करना है, लाइव लोड तो हमारा इसके ऊपर भी रहेगा, इसके ऊपर भी रहेगा, तो लाइव लोड कितना होगा यहाँ पर, लाइव लोड ऑन लैंडिंग, लाइव लोड ऑन लैंडिंग सेम जो आपने एज्यूम किया, इट मे बी योर 5, इट मे बी योर 3, जो लाइव लोड इसकी होगी वही लाइव लोड आपकी इसकी और इसकी होगी. तो सेम मे बी इज योर 5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नॉट पर मीटर क्यूब, सॉरी दिस इज पर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल लोड कैसे निकालोगे आप, टोटल लोड ऑन लैंडिंग, टोटल लोड ऑन लैंडिंग क्या करोगे, टोटल
लोड ऑन लैंडिंग इज इक्वल्स टू डेड लोड अभी निकाला आपने प्लस लाइव लोड और फैक्टर्ड क्या निकालोगे आप, फैक्टर्ड लोड ऑन लैंडिंग इक्वल्स टू 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. आपके पास यहाँ पर भी लाइव लोड होगा, इसकी डेड लोड वेट होगी, यहाँ लाइव लोड होगा, डेड वेट सिर्फ हमारा लैंडिंग का होगा, तो वही सिर्फ हमारा लैंडिंग का यहाँ पे रख देंगे, लाइव लोड जो इसकी होगी वही रख देंगे. कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वेट होगा इससे वेट कम होगा यहाँ पर और यहाँ पर, जो कि आपको आइस कोड ने बताया ओपन निवल के केस में कि यहाँ पर अगर सपोज W है तो यहाँ पर आपका W/2 और यहाँ पर आपका W/2 है. दैट इज फॉर द ओपन वेल ओनली. बट सपोज इट इज अ डॉग लेग एंड सम अदर काइंड ऑफ स्टीयर, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ स्टेप्स टू फाइंड द लोड. नाउ व्हाट यू विल फाइंड द नेक्स्ट स्टेप. योर फिफ्थ स्टेप इज टू फाइंड द डिजाइन मोमेंट. इस लोड के चलते कितना मोमेंट आ रहा है. द फिफ्थ स्टेप इज find the design moment. डिजाइन मोमेंट कितनी होगी. बाय ड्राइंग आपको क्या करना पड़ेगा, बाय ड्राइंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पोजीशन पे आ रहा है जो हमने लोड कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे वो आपको निकालनी है. तो सपोज आप देख सकते हो कि आपकी अगेन आई एम ड्राइंग वन स्टीयर ऑफ वन स्कीमेटिक टाइप जो हम लोगों ने देख के आया है. सिंपल दिस इज वेरी सिंपल. सपोज दिस इज माय स्टीयर यू कैन से एंड दिस इज माय just again here is the steps here are the steps. This is my landing here and you can say this is my support and you can say this is my support here. This is my support, you can say this is my support. So आपने लोड कैलकुलेट कर लिया कि लैंडिंग पे कितना होगा, इस लैंडिंग पे कितनी होगी, लोड कैलकुलेट कर लिया, इट्स फाइन. आपने लोड कैलकुलेट कर लिया इस पे कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दैट. सपोज आई एम टेकिंग द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. सो यहाँ पे मैं ऐसा ले लिया एंड आई एम टेकिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट. सो दिस इज माई यू कैन से and you will get a diagram like this. You will get a diagram like this. आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा. Suppose this is reaction RA and this is my reaction RB. This may be your you can say a small W. You can say this is my small w kilonewton per meter square. Here you can say small w per kilonewton per meter and this is my capital W kilonewton per meter. अब आप क्या कर रहे हो, आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो. ये आपकी लोडिंग प्रोफाइल होगी. आपकी लोड यहाँ पर कम होगी, आपकी लोड यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर लोड क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस जोन में. बिकॉज दिस इज माय स्टेप्स प्लस बेस स्लैब. ऑटोमेटिकली आपका ये जोन ज़्यादा लोडिंग होगा. इस लोडिंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ अ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. आपको पता है कि अगर ये यूनिफॉर्म होगा, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी सेम, सो यू कैन टेल दैट कि योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट द मिड सेक्शन. इस कहीं एक जगह पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एंड योर मे बी योर प्रोफाइल विल बी लाइक दिस. इफ यू ड्रॉ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम you will get like this.
and you can say here is the maximum bending moment. लेकिन if you are drawing a shear force diagram, कैसा होगा shear force diagram? ऐसा है आपके पास, ऐसा है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। आपकी shear force diagram ऐसी होगी। आपकी shear force diagram ऐसी होगी। This is my SFD diagram. I don't have a space, so that this is my BMD. तो आपको डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको पहले लोडिंग निकाल लेनी है। लोडिंग को आपको प्रोफाइल निकाल लेना है, हमारी लोडिंग की प्रोफाइल क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है। आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो, शेयर फोर्स आप निकाल सकते हो। नाउ अब क्या करोगे आप, आपकी बेंडिंग मोमेंट निकल गई मैक्सिमम। इसी बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा। हमारे स्टेयर में एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा, क्योंकि मैं बेंडिंग मोमेंट को अगर मैं इक्वेट कर दूं एक सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के साथ, स्लैब सेक्शन के साथ, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टेयर। हाउ कैन आई गेट? नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज टू फाइंड सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या होगा? दिस इज माय सिक्स्थ स्टेप। This is my sixth step. Find reinforcement. आपको reinforcement निकालनी है। तो मुझे अभी मैं स्टेप 5 में क्या निकाला? I have MU is equals to 0.87 FY AST D 1 minus AST by BD Fy by Fck. This is the singly reinforced slab. Singly reinforced slab. This is applicable for singly reinforced slab. जो मैं मोमेंट स्टेप 5 में भी निकाला, डिज़ाइन मोमेंट, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। हमारे पास ग्रेड Fy इज माई ग्रेड ऑफ स्टील दी रहेगी। AST मुझे निकालना है, D मैं फाइंड कर चुका हूँ। दिस इज D इज द effective depth of the west slab 1 minus AST by BD. AST मुझे फाइंड करनी है, B is the width and D is the, and B what you will take? The B you will take 1000 because you are designing like a slab. आप एक स्लैब की तरह डिजाइन कर रहे हो। Fy Fck, Fy again is the grade of steel, Fck is the grade of concrete. इस बेसिस पे you will get a quadratic equation. What you will get? You will get a quadratic equation and you can find the value of AST here. क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, you will get the value of AST by solving a quadratic equation. अब क्या हुआ हमारे पास? हमने reinforcement मिली है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? reinforcement तो मिल गया and this reinforcement will be provided as a main reinforcement. तो कैसे हम लोग करेंगे? This reinforcement will be provided as a main reinforcement. देखिए, this is very important. ऐसा करके हमारे पास क्या है? अगेन मैं एक प्रोफाइल बना दिया। तो जब मैं एक ये प्रोफाइल बना रहा हूँ, it means that suppose here is my, you can say support is here and you are having the, and this is my support and you can say here is my support at this position. So अब मुझे ये जो AST जो मैं निकाला हूँ, this AST is area of steel which will be provided as a main reinforcement. तो हमारी effective जो लेंथ है जिसके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो हमारी जो reinforcement जो निकली है उसको मैं प्रोवाइड करूँगा। कैसे प्रोवाइड करूँगा?
दिस विल बी प्रोवाइड एज लाइक दिस, ऐसा जाएगा। उसके बाद यही रिइंफोर्समेंट जो मेन रिइंफोर्समेंट है ऐसा जाएगा, दिस विल बी स्ट्रेट, दिस वॉन्ट बी इंक्लाइंड और एनी अदर प्रोफाइल, और ये कभी भी स्ट्रेट इस तरह का नहीं जाएगा। दिस इज वेरी यूनिक टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द स्टेयर। आपको इसी स्टेयर का जो रिइंफोर्समेंट है, जो मेन रिइंफोर्समेंट, इसको ऊपर तक लेकर के जाना है और इसको यहाँ तक लेकर के जाना है, और फिर यहाँ तक लेकर के इसको बेंड करनी है, और इसको हमें ऐसा लेकर के जाना है और यहाँ तक लेके जाना है, और ये यहाँ तक लेकर जाना है। दिस इज वेरी वेरी यूनिक टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोविजन। और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, you can say this is the distribution reinforcement, this is the distribution reinforcement, this is the distribution reinforcement। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि this is main reinforcement, very important boys, main reinforcement। और ये हमारे जो हैं डॉट और you can say the small circles, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन reinforcement, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। ये हमारे यहां से यहां तक का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड द डेवलपमेंट लेंथ। व्हाट इज कॉल्ड, डेवलपमेंट लेंथ। दिस इज माय डेवलपमेंट लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से लेकर के यहां तक का जो रिइंफोर्समेंट है, this is called development length, development length। कहने का मतलब है वॉइस कि जो मेन रिइंफोर्समेंट आप निकालोगे, ये एरिया ऑफ स्टेल, ये आपको प्रोवाइड करना है, ये ग्रीन वाली, ये जो ग्रीन वाली रिइंफोर्समेंट है, बट ये कभी यहाँ से बेंड नहीं होगी। मैं रीजन बताऊंगा। अगर आप यहाँ से बेंड कर दोगे, आपका इस पोजीशन पे फेलियर होने का चांसेस होगा और यहाँ